प्यारे बच्चों, अगर आप भी 12th का बोर्ड एग्जाम देने वाले हो तो यह क्लास आपके लिए बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आज के क्लास में हम लेके आए हैं आपके लिए क्लास 12th केमिस्ट्री का टॉप 100 मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। और बच्चों, ये सारे प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, तो इस क्लास को बिल्कुल ध्यान से देखिएगा और आज के क्लास में दिए जाने वाले सभी प्रश्नों को आप लोग अच्छे से याद भी करते चलिएगा। ओके, चलिए फिर क्लास को स्टार्ट करते हैं। बच्चा पार्टी सभी आंसर लगाते चलिएगा, जिससे कि ये सारा प्रश्न आपको क्लास में अच्छे से याद हो जाएगा। देखो, पहला नंबर सवाल आपके सामने है और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ब्रेबेस जालकों की संख्या कितनी होती है। कई बार एग्जाम में पूछा गया है ब्रेबेस जालकों की संख्या कितनी होती है, तो आपको भी पता है ब्रेबेस जालकों की संख्या 14 होती है। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बच्चों, अगर मूल क्रिस्टल तंत्रों की संख्या पूछे तो आप 7 बताओगे, और अगर घनाकार क्रिस्टल में ब्रेबेस जालकों की संख्या पूछे तो आप 3 लगा के चलोगे। नेक्स्ट नंबर सवाल का जवाब जल्दी से बताओ, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास है आज का। देखो, दूसरा नंबर सवाल है किस प्रकार के दोष में क्रिस्टल का घनत्व कम हो जाता है। हमने ये बताया था शॉटकी दोष के कारण ठोस का घनत्व जो होता है वो कम हो जाता है, लेकिन फ्रेंकल दोष के कारण क्रिस्टल का घनत्व अपरिवर्तित यानी कि बच्चों नहीं बदलता है। ओके, ये दो हमने आपको बताया था। चलो, नेक्स्ट नंबर सवाल का जवाब जल्दी से बताओ, मूल क्रिस्टल तंत्रों की संख्या कितनी होती है। जस्ट हमने ऊपर बताया मूल क्रिस्टल तंत्रों की संख्या 7 होती है। 3 नंबर सवाल का जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ओके, चलो नेक्स्ट नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं। फोर्थ नंबर सवाल आपके सामने है कि आणविक क्रिस्टल में कौन सा बल लगता है। जल्दी से लगाओ बच्चों, इंपॉर्टेंट क्लास है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। तो बताओ आणविक क्रिस्टल में कौन सा बल लगता है, तो आप बता रहे हो सर वांडर वाल्स बल लगता है। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ओके, चलो पांचवा नंबर सवाल का जवाब बताओ, कोरंडम किस प्रकार का क्रिस्टल है। ये कोरंडम जो है बच्चों, ये किसका एक उदाहरण है, ये आपसे पूछा गया है। आप बताओगे सर ये एक कोवेलेंट क्रिस्टल यानी कि सह संयोजक क्रिस्टल है। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ओके, चलो नेक्स्ट नंबर सवाल का जवाब जल्दी से बता दो। पांचवा नंबर सवाल है ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक होता है। ये तो सर सबको पता है कि ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक होता है, क्योंकि इसके पास क्या होता है, मुक्त इलेक्ट्रॉन होता है। क्या होता है बच्चा पार्टी, मुक्त इलेक्ट्रॉन होता है। करेक्ट आंसर आपका बी हो जाएगा। चलो नेक्स्ट नंबर सवाल का जवाब जल्दी से आप लोग बता दो। प्रश्न आपके सामने है, पिंड केंद्रित इकाई सेल में परमाणुओं की संख्या कितनी होती है। इंग्लिश में पढ़ लो, यहाँ पे बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल पूछा गया आप लोगों से। अब आप नहीं घबराओगे, जल्दी से आंसर लगा दो 7 नंबर सवाल का। आप बता रहे हो सर परमाणुओं की संख्या पूछे तो 2 लगाते हैं, और इसमें अगर कोऑर्डिनेशन नंबर पूछे तो हम लोग 8 लगा के चलते हैं। इसी प्रकार से बच्चों अगर एफसीसी में परमाणु पूछे तो 4 लगाओगे, कोऑर्डिनेशन नंबर 12 लगाते हो। ओके, चलो अगला नंबर सवाल का जवाब जल्दी से बता दो, फलक केंद्रित इकाई सेल में कुल परमाणुओं की संख्या कितनी होती है। जस्ट हमने बताया बच्चों, अगर फेस सेंटर्ड आपके सामने हो यानी कि एफसीसी हो, तो एफसीसी में परमाणुओं की संख्या 4 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और बच्चा पार्टी जितने बच्चे नए नए जुड़ रहे हो, एक बार क्लास को सभी बच्चे लाइक कर लीजिएगा, और पहली बार जुड़ रहे हो तो फिर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और कमेंट में बताइएगा, जिससे कि हम जान पाए कि आप हमारे साथ नए जुड़ रहे हो। तो कमेंट में अपना नाम भी लिख दीजिएगा, और क्लास कैसा लग रहा है ये तो बताते हुए चलिएगा, और आंसर तो लगाते हुए चलना है। चलो नेक्स्ट नंबर सवाल का जवाब जल्दी से आप लोग बताओ, निम्नलिखित में कौन प्रति चुंबकीय है। यहाँ पे बच्चों पूछा गया डायमैग्नेटिक के बारे में, कौन सा हो जाएगा, जल है, सोडियम क्लोराइड है, बेंजीन है, या इनमें से सभी। तो ये सारे के सारे जो होगा ना बच्चों, ये सभी के सभी प्रति चुंबकीय है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और अगर O3 जिसे आप लोग ओजोन कहते हो ना, ओजोन भी प्रति चुंबकीय है, ये बात ध्यान में रखिएगा। चलो अगला नंबर सवाल का जवाब बताओ, बीसीसी में पूछा गया पैकिंग की प्रगुणता कितनी होती है। देखो बच्चों, कोई भी अगर मानो एक टैंक ले लो ऐसे करके, ये मानो 100% फुल है, इसमें से मानो यहां तक भरा हुआ है जिसे हम 68% कहते हैं, तो इसमें से ये खाली वाला जो भाग होगा ना, तो 100 में से अगर हम क्या करें 68 को घटा दे तो बच्चों क्या बचेगा, 32% बचेगा। ये खाली हो गया, और
ये जितना भरा हुआ है वो हो जाएगा, तो पैकिंग की प्रगुणता हो जाएगा, ये हमारा 68 करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। 10 नंबर सवाल का जवाब बच्चों ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और अगर आपसे स्पेस पूछ लेना, स्पेस पूछे तो 32% आप बता के चलोगे। ओके, चलो नेक्स्ट नंबर सवाल का जवाब बताओ। 11 नंबर सवाल है, निम्नलिखित में कौन समदैशिक होता है? हमने आपको ये बता के चला था अगर असमदैशिक पूछे तो वो क्रिस्टल होता है, अगर समदैशिक पूछे तो अक्रिस्टल होता है। यहाँ पे हीरा, ग्रेफाइट, क्वार्ज ये तीनों क्रिस्टल है, लेकिन समदैशिक नहीं होगा, क्योंकि समदैशिक अक्रिस्टल होता है तो क्वार्ज ग्लास होगा, और असमदैशिक हम लोग अक्रिस्टल को नहीं, असमदैशिक हो तो क्रिस्टल होगा, अगर समदैशिक हो तो अक्रिस्टल होगा। करेक्ट आंसर आपका बी हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना बच्चा पार्टी? आज का क्लास ही मानो इंपॉर्टेंट है, आप एक एक प्रश्नों को याद करते चलो, यहां से देख लेना प्रश्न कितना पूछा जाता है। चलो अगला नंबर सवाल का जवाब बताओ। सदृश परमाणु वाले एकल केंद्रित घनाकार इकाई सेल में चतुष्फलक रिक्तियों की संख्या कितनी होती है? जल्दी से आप लोग बताओ बच्चों, सदृश परमाणु वाले एक एकल केंद्रित घनाकार इकाई सेल में चतुष्फलक रिक्तियों की संख्या कितनी होती है? आप बताओगे सर 8 होती है, ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलो नेक्स्ट नंबर सवाल का जवाब जल्दी से बताओ। निम्नलिखित में कौन क्रिस्टल है? ये सब तो आसान सा प्रश्न है जी, आप लोग लगाओ निम्न में कौन सा है जो क्रिस्टल है? तो क्रिस्टल के बारे में आप क्या लगाओगे? सर लोहा भी होता है, तांबा भी होता है और चीनी भी होता है, तो कौन सा हो जाएगा? इनमें से सभी हमारा करेक्ट है, जो कि क्रिस्टल हो जाएगा। चलो नेक्स्ट नंबर सवाल का जवाब जल्दी से बताओ। निम्नलिखित में कौन दीर्घ परासी होता है? यहाँ पे बच्चों दीर्घ परासी आप लोग बताओ जल्दी से। दीर्घ परासी पूछा गया है, दीर्घ परासी क्रिस्टल होता है, जबकि लघु परासी और क्रिस्टल होता है। यहाँ पे याद रख लो, ये क्या होता है बच्चों? ये हमारा दीर्घ परासी होता है, जबकि ओ क्रिस्टल क्या होता है? ओ क्रिस्टल हमारा क्या होता है बच्चों? लघु परासी होता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है, ये ध्यान में रखोगे आप लोग। ओके चलो अगला नंबर सवाल देखो, ग्रेफाइट क्या होता है? ग्रेफाइट बच्चों आपको पता है कि विद्युत का सुचालक होता है, क्योंकि इसके पास मुक्त इलेक्ट्रॉन है। और ग्रेफाइट कौन सा क्रिस्टल का उदाहरण है? तो ये भी कोवेलेंट क्रिस्टल, जिसे आप नेटवर्क क्रिस्टल भी कहते हो। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। बच्चों अगर नेटवर्क के जगह क्या हो, सह संयोजक भी हो, तो आप लगा के चलोगे क्या आएगा? सह संयोजक भी आए तो भी वही बात होगा बच्चों। चलो नेक्स्ट बता के चलो आप लोग। 16 नंबर सवाल है, आयनिक क्रिस्टल किसमें विलय होता है? आयनिक क्रिस्टल बच्चों जल में विलय होता है। आयनिक क्रिस्टल किसमें विलय होता है? जल में। बच्चा पार्टी आंसर तो लगा रहे हो ना, क्योंकि हमने बताया है इंपॉर्टेंट क्लास है, मतलब इंपॉर्टेंट होगा तभी तो बताया ना बच्चों। चलो आगे बढ़ते हैं। 17 नंबर सवाल का जवाब जल्दी से बताओ। हमने ये क्या किया है बच्चों? वादा किया है कि आपसे एग्जाम में नहीं छूटेगा एक भी प्रश्न, तो आप पढ़ोगे तभी तो नहीं छूटेगा ना। बताओ सिलिकॉन में आर्सेनिक मिलाने की क्रिया को क्या कहते हैं? डोपिंग कहते हैं। सिलिकॉन में आर्सेनिक मिलाने की क्रिया को बच्चों डोपिंग कहते हैं। ऑप्शन बी लगाओगे। और हाँ, जितने बच्चे हमारे द्वारा तैयार फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी का नोट्स लेने से छूट गए हो, तो बच्चा पार्टी अभी से भी पढ़ के हमने गारंटी लिया है, उस नोट्स से हमारा 90% नंबर आ सकता है। बस आपको मिलेगा फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी का नोट्स, जिसमें कि आपको ये तीनों सब्जेक्ट में 90 नंबर की गारंटी हम लेते हैं, और इसका चार्ज मात्र 199 रखा गया। इसी में आपको तीनों सब्जेक्ट मिल जाएगा। तो कॉल या मैसेज कर लीजिएगा 7070 82 16 85 नंबर पे। और बच्चा पार्टी जितने बच्चे छूट गए हो सभी बच्चे ले लीजिएगा, क्योंकि ये 199 कोई बड़ा चार्ज नहीं रखा गया है, और साथ में आपको हिंदी का भी बिल्कुल फ्री मिल जाएगा। ओके बच्चों, मैं उम्मीद करूंगा जितने बच्चे ले चुके हो उसे आप अच्छे से पढ़ भी रहे होंगे, क्योंकि उसमें एक सब्जेक्ट में 50 से 60 सब्जेक्टिव पढ़ना है और 200 ऑब्जेक्टिव काम हो जाएगा। ओके देखो, किसी क्रिस्टल के दो समांतर तलों के मिलर निर्देशांक कैसे होते हैं? कैसे होते हैं बच्चों? समान होते हैं। कैसे होते हैं? समान होते हैं। 18 का ए लगाओगे आप लोग। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर सवाल देखो, किस प्रकार के क्रिस्टल में ब्रेबेस जालकों की संख्या सबसे अधिक होती है? किस प्रकार के क्रिस्टल में बच्चों ब्रेबेस जालकों की संख्या अधिक होती है? आर्थोरोम्बिक। 19 नंबर सवाल का जवाब आपका सी हो जाएगा। चलो 20 नंबर सवाल का जवाब बताओ। NaCl क्रिस्टल की संरचना कैसी होती है? हमने बताया था अगर NaCl हो तो बच्चों FCC में होती है, और अगर आपके सामने CsCl हो तो वो BCC में होती है। अगर NaCl है तो फलक केंद्रित होगा, यानी
यानी कि आपका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। और अगर बच्चों सीजियम क्लोराइड हो तो आप बॉडी सेंटर्ड बताओगे। चलो नेक्स्ट नंबर सवाल का जवाब बताओ, विलियन के अनुसंख्यक गुणधर्म का कौन सा उदाहरण होगा। यहाँ पे विलियन का अनुसंख्यक गुणधर्म है, हमने ये बताया था विलियन का अनुसंख्यक गुणधर्म वह है जो विलियन में उपस्थित विलय के कणों की संख्या पर निर्भर करता है। 4 एग्जाम्पल बताए थे, क्वथनांक का उन्नयन, हिमांक का अवनमन, परासरणी दाब और वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन। यानी कि बच्चों क्वथनांक का उन्नयन ही एक ऐसा ऑप्शन है जो हमारा करेक्ट है। चलो नेक्स्ट नंबर सवाल का जवाब बताओ, प्रति केजी विलायक में घुले हुए विलय के मोलों की संख्या को क्या कहते हैं, मोललता कहते हैं। आपने पढ़ा होगा सर मोल बटा में केजी, ये मोललता के लिए होता है, जबकि मोल प्रति लीटर आए तो वो मोलरता के लिए होता है। मोललता पर ताप का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है, जबकि मोलरता पर ताप का प्रभाव पड़ता है। चलो नेक्स्ट नंबर सवाल का जवाब बताओ, किसी भी विलयन में विलय तथा विलायक के मोल प्रभाज का योगफल कितना होता है। आपने पढ़ा है n बटे n प्लस n, और प्लस में क्या होगा n बटा में n प्लस n होता है, यही वाला होता है ना बच्चा पार्टी। दोनों को आप कर लो तो आपका क्या निकलेगा बच्चा पार्टी, तो ऐसे निकलेगा n प्लस में n बटा में n प्लस n हो जाएगा, और ये अगर काट दो तो बराबर में 1 हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बच्चों ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना, ये विलय का मोल होता है। आपसे एग्जाम में ऐसे पूछेगा विलय के मोल के लिए सूत्र क्या है, तो छोटा n बटा में छोटा n प्लस बड़ा n ऐसे करके, और ये विलायक का मोल होता है, ये भी याद रख लो, और दोनों का योगफल करोगे तो 1 हो जाएगा, क्योंकि कटा पीटी हो जाता है। चलो नेक्स्ट नंबर सवाल का जवाब बताओ, ताप का प्रभाव किस पर नहीं पड़ता है। जस्ट हमने बताया मोललता पर ताप का प्रभाव नहीं पड़ता है, मोलरता पर लेकिन पड़ता है बच्चों, ये याद रखिएगा। चलो नेक्स्ट नंबर सवाल का जवाब बता दो, आदर्श विलयन का निम्न में कौन सा गुण होगा। यह राउल्ट के नियम का पालन करता है, यही तो आदर्श विलयन का गुण है बच्चों। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आपने पढ़ा होगा डेल्टा एच मिक्स बराबर भी 0 होता है, डेल्टा वी मिक्स बराबर भी 0 होता है, ये सब पढ़े हो ना बच्चों। चलो आगे बढ़ते हैं, 26 नंबर सवाल देखो, विलयन का अनुसंख्यक गुणधर्म निर्भर नहीं करता है, किस पर निर्भर नहीं करता है, ये पूछा गया है, जल्दी से बता दो। हमने ये बताया था कि विलयन का अनुसंख्यक गुणधर्म वह है जो विलयन में उपस्थित विलय के कणों की संख्या पर निर्भर करता है, इस पर निर्भर करता है। ये कणों के आकार, प्रकृति, ये सब पर निर्भर नहीं करता है जी। अगर नहीं करता है तो ए और बी पर निर्भर नहीं करता, अगर पूछता करता है तो कणों की संख्या पर करता है बच्चों, ये ध्यान में रखिएगा आप लोग। चलो नेक्स्ट नंबर सवाल का जवाब बताओ, समुद्री जल को किस विधि से लवणहीन किया जाता है। समुद्री जल को बच्चों उल्टा परासरण द्वारा लवणहीन करते हैं, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। और आपके लिए बहुत जल्द हम सब्जेक्टिव का भी क्लास स्टार्ट करने वाले हैं, जो कि सुबह में लिया जाएगा। तो बच्चा पार्टी आप लोग बताना कमेंट करके कि आप कितने एक्साइटेड हो आप ये सब्जेक्टिव के क्लास के लिए। ओके चलो नेक्स्ट नंबर सवाल का जवाब बताओ, हेनरी स्थिरांक का मान क्या होता है। आपने पढ़ा होगा P बराबर सर KH होता है, ये हेनरी का नियम है। इसमें ये KH का मान आपसे पूछा गया क्या होता है। 28 नंबर सवाल का जवाब आप बता रहे हो सर ताप में वृद्धि के साथ बढ़ता है, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। चलो नेक्स्ट नंबर सवाल का जवाब जल्दी से बताओ, पादप कोशिका तब सिकुड़ जाती है जब उसे कहां पर रखा जाता है, हाइपरटोनिक विलयन में। कहां पर बच्चों, हाइपरटोनिक विलयन, यानी कि कहां होगा हाइपरटोनिक, यहां पे है सर, ये तो हाइपो है तो हाइपर होगा ना, हाइपरटोनिक, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। चलो नेक्स्ट नंबर सवाल का जवाब बताओ, किसी विलयन के परासरण दाब को निम्न में से किसके द्वारा बढ़ाया जा सकता है। बच्चों जल्दी से बताओ, किसी विलयन के परासरण दाब को किसके द्वारा बढ़ाया जा सकता है, वो बढ़ाया जाता है विलय के अणुओं की संख्या को बढ़ाकर। चलो नेक्स्ट नंबर सवाल का जवाब बताओ, निम्नलिखित में किसका हिमांक अवनमन अधिकतम होगा। यहां पे बच्चों मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन आ चुका है कि हिमांक अवनमन जिसके लिए अधिक होता है वो K2SO4 होता है, आप बताते हो पोटेशियम सल्फेट होता है सर। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल ही सही जवाब है, सभी बच्चे ध्यान में रखिएगा। चलो नेक्स्ट नंबर सवाल का जवाब बताओ, सिर्फ ये कण ही अर्धपारगम्य झिल्ली से निकल पाते हैं,
कौन से कण होते हैं? तो विलायक के अणु होते हैं बच्चों। कौन से कण है? विलायक के अणु। फिर से मैं बता देना चाहूं बच्चों, नोट्स अगर नहीं पढ़े हो तो भैया जी अभी से भी आप अच्छा नंबर ला सकते हो, ये हमने गारंटी लिया, मतलब गारंटी है बच्चों। उसके बाहर एग्जाम में नहीं आने वाला है। उसमें आपको 50 से 60 एक विषय में सब्जेक्टिव पढ़ना है और 200 ऑब्जेक्टिव हो जाएगा। आप एक बार कॉल या मैसेज तो करिए बच्चों। मात्र 199 रखा गया चार्ज। 70 70 82 16 85 नंबर पे आप मैसेज या कॉल कर लीजिएगा। चलो नेक्स्ट नंबर सवाल का जवाब बताओ। 33 नंबर सवाल है, शुद्ध जल का पीएच कितना होता है? 7 होता है। शुद्ध जल का पीएच बच्चों 7 होता है। पीएच मतलब पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। देखो निम्नलिखित में कौन अनुसंख्यक गुणधर्म नहीं है? ये तो बड़ा आसान सा होगा सर, क्योंकि हिमांक का नमन तो है, क्वथनांक का उन्नयन भी है, वाष्प दाब का सापेक्ष अवनमन भी है, लेकिन प्रकाशीय सक्रियता कैसे हो जाएगा जी? ये पगला बीच में ऐसे काहे घुस गया जी? ऑप्शन नंबर सी को निकाल दो यहां से। चलो नेक्स्ट नंबर सवाल का जवाब बताओ जल्दी से। पहाड़ों पर जल का क्वथनांक कम हो जाता है, क्योंकि वहां पर वायुमंडलीय दाब कम है। क्या है बच्चों? वायुमंडलीय दाब वहां पर कम है। ओके चलो 36 नंबर सवाल का जवाब बताओ। यदि 18 ग्राम ग्लूकोज को 1000 ग्राम घोलक में घुलाया जाए तो उस घोलक को क्या कहते हैं? आप जल्दी से बता दो इसका राइट आंसर क्या होगा। आपने पढ़ा है W बट्टा में M गुना में 1000 बट्टा में क्या पढ़े हो सर? भी पढ़े हो। हमारा भी तो 1000 दिया गया है, आप जल्दी से बता दो। ये देखो W सर 18 दिया गया, लिख दो। M कितना होगा बच्चा पाठी? ग्लूकोज का मूल द्रव्यमान कितना? 180 होता है ना, लिख दो यहाँ पे 180 हो जाएगा। अब लगा दो, 1000 ऊपर में है, गुना में 1000 कर दो और नीचे में हमारा ये वाला 1000 ले आओ। 1000 से 1000 गया, 18 दहिन के 180 हो गया। तो 1 बटा में 10 बचा बच्चों, इसे हम लोग 0.1 लिखेंगे। कौन सा ऑप्शन में है? ऑप्शन बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्या आप समझ पा रहे हो बच्चों? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओके चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट नंबर सवाल का जवाब बताओ। 37 नंबर सवाल है, CaNO3 का होल ट्वाइस है, इसमें वांट हफ गुणांक पूछा गया है, कितना होगा? Ca 1 है, NO3 2 है, 3 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। याद रखिएगा सभी बच्चे। देखो निम्नलिखित में किसका क्वथनांक सबसे अधिक होगा? यहाँ पे पहले हिमांक पूछा गया था, अब क्वथनांक पूछा गया, किसके लिए हो जाएगा? तो वो जल में 1% NaCl के लिए अधिक होगा। ये तीनों के लिए 1 होगा, लेकिन NaCl के लिए 2 होगा, इसलिए सबसे अधिक है इसका। चलो नेक्स्ट नंबर सवाल का जवाब बताओ। किसी विलयन का घटक का आंशिक दाब इसके मोल अंश के समानुपाती होता है। बच्चों प्रश्न को पढ़ो, किसी विलयन घटक का आंशिक दाब इसके मोल अंश के समानुपाती होता है, इसे किसका नियम कहते हैं? ये बात आपसे पूछ लिया गया है। वही तो सर हमने पढ़ा है, P बराबर P नोट X वाला बात पे निर्धारित है। तो अब बता के चलोगे, ये राउल्ट का नियम है। किसका नियम है बच्चों? राउल्ट का नियम है। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलो नेक्स्ट बता दो कौन सा होगा? 40 नंबर। भैया ऊपर काहे भाग रहे हो? चलो बताओ, गोताखोर ऑक्सीजन के साथ कौन सा गैस मिलाकर ले जाते हैं? जल्दी से बता दो। गोताखोर ऑक्सीजन के साथ कौन सी गैस मिलाकर ले जाते हैं? तो हीलियम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। चलो नेक्स्ट नंबर सवाल का जवाब बताओ। प्रबल वैद्युत अपघट्य का कौन सा उदाहरण होगा? प्रबल वैद्युत अपघट्य का उदाहरण NaCl होगा क्या? ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलो नेक्स्ट नंबर सवाल का जवाब बताओ जल्दी जल्दी से। विशिष्ट चालकत्व की क्या इकाई है? बड़ा आसान सा सवाल है बच्चों, इसका गलत नहीं करोगे आप लोग, क्योंकि हमने कप्पा के बराबर क्या पढ़ाया था? 1/r होता है और इनटू में L/A होता है। ये फॉर्मूला है बच्चों, ये याद रख लो, एग्जाम में पूछ सकता है। तो अब यहां से निकाल दो। 1/r है, मतलब r मतलब प्रतिरोध है, तो प्रतिरोध का क्या होता है? ओम होता है, ओम लिख दो। गुना है, गुना लिखो। लंबाई का आप किस में लोगे? सेंटीमीटर में ना, तो सेंटीमीटर ऐसे करके लिख दो। एरिया का सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। 1 सेंटीमीटर से 1 सेंटीमीटर उड़ा दो तो बच्चों क्या बचेगा? 1 बट्टा में ओम, गुना में 1 बट्टा कौन सा होगा? सेंटीमीटर होगा। तो क्या आप इसको ऊपर करोगे तो ओम इनवर्स लग जाएगा, इसको ऊपर करोगे तो सेंटीमीटर इनवर्स लग जाएगा। यही मात्रक निकल के आएगा बच्चों। लगा दो कौन सा ऑप्शन होगा? ओम इनवर्स, सेंटीमीटर इनवर्स। ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब हो जाएगा। क्या लगा रहे हो बच्चा पार्टी? बी के अलावा कहीं नहीं घूमना है। चलो प्रश्न बताओ। द्रवित NaCl के वैद्युत अपघटन से कैथोड पर क्या मुक्त होता है? सोडियम हो जाएगा। कैथोड पर क्या होगा? सोडियम मुक्त होता है। चलो नेक्स्ट नंबर सवाल का जवाब बताओ।
बताओ निम्नलिखित में कौन द्वितीयक सेल है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। लेड स्टोरेज बैटरी होता है। द्वितीयक सेल का उदाहरण कौन है? लेड स्टोरेज बैटरी होता है। ओके, चलो नेक्स्ट नंबर सवाल का जवाब बताओ आप लोग क्या होगा। किस प्रकार की अभिक्रिया में रेडॉक्स अभिक्रिया स्वतः होती है? कौन सी ऐसी अभिक्रिया है बच्चों जिसमें रेडॉक्स अभिक्रिया स्वतः होती है? जल्दी से आप लोग बताओ। 45 का वो होगा विद्युत रासायनिक सेल, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। 46 नंबर सवाल देखो, विद्युत रासायनिक सेल में जिंक की छड़ पर क्या होता है? विद्युत रासायनिक सेल में जिंक के छड़ पर ऑक्सीकरण होता है, ऑप्शन ए आप लगाओगे। चलो अगला नंबर सवाल का जवाब बताओ। किसी इलेक्ट्रोड के इलेक्ट्रॉन त्यागने या प्राप्त करने की प्रवृत्ति क्या कहलाती है? इलेक्ट्रोड विभव कहलाती है। बच्चों इसे पढ़ो, 2 नंबर में आ सकता है कि इलेक्ट्रोड विभव से आप क्या समझते हो। आप लिखोगे किसी इलेक्ट्रोड के इलेक्ट्रॉन त्यागने या प्राप्त करने की प्रवृत्ति ही इलेक्ट्रोड विभव कहलाती है। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। 96,500 कूलम बराबर क्या होता है? हमने ये बताया था आपको कि 1 फैराड बराबर कितना? 96,500 कूलम होता है और बराबर में 1 मोल इलेक्ट्रॉन भी होता है। 1 मोल बच्चों इलेक्ट्रॉन भी होता है, ये बात आपको बहुत अच्छे से पता होगा। 96,500 कूलम बराबर 1 मोल इलेक्ट्रॉन, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। चलो नेक्स्ट नंबर सवाल का जवाब बताओ। बैटरी के द्वारा बदला जाता है, किसको किस में बदलते हैं? बैटरी के द्वारा, यानी कि सेल के द्वारा बच्चों किसको किस में बदलते हैं? तो आप बता रहे हो सर रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलते हैं बैटरी के द्वारा। रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में किसके द्वारा? सेल के द्वारा बदलते हैं। बच्चा पार्टी आपने ये भी पढ़ा है कि सेल 2 प्रकार के होते हैं, प्राथमिक और द्वितीयक होता है। चलो नेक्स्ट नंबर सवाल का जवाब बताओ। लेक्लांचे सेल कौन सा हो जाएगा? लेक्लांचे सेल बच्चों ये प्राथमिक सेल का एक उदाहरण है। लेक्लांचे सेल अगर आए तो प्राथमिक सेल का एक उदाहरण है, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। चलो अगला नंबर सवाल का जवाब बताओ। शुष्क सेल का विद्युत वाहक बल कितना होता है? 1.5 वोल्ट होता है। और अगर बच्चों इसी के जगह मरकरी सेल आए, इंपॉर्टेंट है, अगर मरकरी सेल का विद्युत वाहक बल पूछे तो 1.35 वोल्ट होता है। 1.35 वोल्ट होता है, ये बात भी आप याद रखोगे, मरकरी सेल के लिए है। चलो नेक्स्ट नंबर सवाल का जवाब आप लोग बताओ। मरकरी सेल, लो भैया हमने ऊपर बताया और नीचे प्रश्न मिल गया। अब बताओ मरकरी सेल का विद्युत वाहक बल कितना होता है? 1.35 वोल्ट होता है, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। चलो अगला नंबर सवाल का जवाब बताओ। सेल स्थिरांक क्या होता है? सेल स्थिरांक बच्चों बताओ, सेल स्थिरांक बराबर क्या होगा? जल्दी जल्दी से आप लोग कमेंट करके बताओ। L/A होगा। 2 इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी एवं उसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के अनुपात को सेल स्थिरांक कहते हैं। ये बात भी आपने पढ़ा होगा। X बराबर क्या होता है? L/A होता है। आप यहां से इसका मात्रक भी निकाल लोगे। लंबाई का आप क्या लोगे? सेंटीमीटर लोगे। उसके बाद एरिया का सेंटीमीटर स्क्वायर लोगे। एक से एक गया तो बच्चा कौन सा बच्चों? 1 सेंटीमीटर, यानी कि सेंटीमीटर इनवर्स इसका मात्रक होता है। या फिर आप ऐसे मीटर में लोगे तो मीटर इनवर्स हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। इसका क्या? L/A, ऑप्शन बी लगाए हो ना। चलो नेक्स्ट बताओ। जल का वैद्युत अपघटन कराने पर क्या होता है? जल का अगर आप वैद्युत अपघटन कराते हो तो हाइड्रोजन गैस कैथोड पर निकलती है और ऑक्सीजन गैस एनोड पर, यानी कि उपरोक्त दोनों कथन सत्य है। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। 55 नंबर सवाल का जवाब बताओ जल्दी से। सेल में रेडॉक्स अभिक्रिया होने के लिए सेल का विद्युत वाहक बल कितना होना चाहिए? सेल में रेडॉक्स अभिक्रिया होने के लिए सेल का विद्युत वाहक बल बच्चों धनात्मक होना चाहिए। क्या? 55 का ऑप्शन नंबर ए आप बता के चलोगे। 56 नंबर सवाल देखो। आयनीकरण का सिद्धांत किसने दिया था? आ से आयनीकरण और आ से आर्हेनियस आप याद रख सकते हो क्या? आयनीकरण और आर्हेनियस को आप याद रखो। अच्छा बच्चों, उत्प्रेरक शब्द जो है, उत्प्रेरक शब्द का प्रयोग किसने किया था? ये भी याद रखना, ये किया था वर्जिलियस साहब ने। किसने बच्चों? वर्जिलियस साहब ने, ये बात ध्यान में रखिएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। 57 नंबर सवाल का जवाब बताओ। पूरे 100 तक जाना है बच्चा पार्टी, एनर्जी कम नहीं करना है। अभी लगाते चलो आंसर को सभी बच्चा पार्टी। देखो निम्नलिखित में कौन विलयन में विद्युत का संचालन करते हैं? वैद्युत अपघट्य होते हैं। चलो 58 नंबर सवाल का जवाब बताओ। गैल्वेनिक सेल में एनोड क्या होता है? गैल्वेनिक
आयनिक सेल है? बड़ा आसान सा सवाल है, ये ऋणात्मक इलेक्ट्रोड होता है। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। 59 नंबर सवाल देखो, हाइड्रोजन ऑक्सीजन सेल निम्नलिखित में किस तरह का सेल होगा? हाइड्रोजन ऑक्सीजन सेल बच्चों ईंधन सेल का उदाहरण है। हाइड्रोजन ऑक्सीजन सेल बच्चों ईंधन सेल का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ओके चलो आगे बढ़ते हैं। 60 नंबर सवाल का जवाब बताओ, किसी सेल अभिक्रिया की साम्यावस्था पर सेल का विद्युत वाहक बल कितना होता है? सेल का विद्युत वाहक बल बच्चों शून्य होता है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स शून्य हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। कारक जो अभिक्रिया की दर को प्रभावित करता है वो कौन सा हो जाएगा? कारक जो अभिक्रिया की दर को प्रभावित करता है उसका नाम जल्दी से आप लोग बताओ, फटाफट से बच्चा पार्टी लगा दो। क्या हो जाएगा? फटाफट से सभी साथी लगाते हुए चलो चलो इसका बताओ, कारक जो अभिक्रिया की दर को प्रभावित करता है वो कौन सा? ताप होगा, दाब होगा, सांद्रण हो जाएगा। ये सारा का सारा सही है सर। चलो नेक्स्ट नंबर सवाल का जवाब बताओ, जब उत्प्रेरक का उपयोग साम्यावस्था में करते हैं बच्चों तब सक्रियण ऊर्जा क्या होता है? जब उत्प्रेरक का उपयोग साम्यावस्था में किया जाता है तो सक्रियण ऊर्जा घट जाता है। क्या लगा रहे हो 62 का बच्चों? ऑप्शन बी लगा दो। चलो हाँ, आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर सवाल का जवाब बताओ, अभिक्रिया के पश्चात उत्प्रेरक की मात्रा क्या होती है? अभिक्रिया के पश्चात उत्प्रेरक की मात्रा अपरिवर्तित रहती है। 63 का ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। ओके चलो नेक्स्ट नंबर सवाल का जवाब बताओ। प्रश्न भी आपके सामने है कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक की इकाई क्या होती है? ये प्रश्न भी आप गलत करोगे क्या बच्चों? जल्दी से लगा दो। क्या हो जाएगा प्रथम कोटि के लिए? हमने ये बताया था, अगर बच्चों शून्य कोटि के लिए पूछे तो आप बताओगे मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। उसके बाद अगर प्रथम के लिए बच्चों पूछे, प्रथम के लिए होता है क्या होता है? सेकेंड इनवर्स होता है। जबकि अगर आपसे द्वितीय के लिए पूछे, द्वितीय कोटि के लिए बच्चों आप बताओगे मोल इनवर्स लीटर सेकेंड इनवर्स। ये सब बात आपको बहुत अच्छे से याद रखना पड़ेगा बच्चों। एग्जाम में पूछेगा प्रथम का तो आप ये लगा देना। करेक्ट आंसर आपका कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलो नेक्स्ट बता के चलो आप लोग, प्रश्न आपके सामने है, किसी प्रथम कोटि की अभिक्रिया का वेग स्थिरांक निर्भर किस पर नहीं करता है? अब ये किस पर निर्भर नहीं करेगा ये बात जल्दी से आप हमें बताओ। 65 का क्या होगा? 65 का बता के चलते हो सर, अभिकारकों की सांद्रता पर ये निर्भर नहीं करता है। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। चलो प्रश्न आपके सामने है, किसी रासायनिक अभिक्रिया की दर क्या होती है? किसी भी रासायनिक अभिक्रिया की दर बच्चों ये बताना है आपको क्या होती है? तो ये ताप बढ़ने से बढ़ती है, ताप घटने से क्या होती है? घटती है। ओके तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। आपको भी पता होगा किसी रासायनिक अभिक्रिया की दर समय के साथ भी घटती है। अगर समय हो तो बच्चों घटती है, लेकिन अगर अभिक्रिया की दर पूछे ताप बढ़ने पर बढ़ती है। चलो आगे बढ़ते हैं। 67 नंबर सवाल देखो, वह अभिक्रिया जिसमें दो अभिकारक भाग लेकर उत्पाद बनाते हैं उसे क्या कहते हैं? वो द्विअणुक कहलाएगा। अगर एक भाग लेगा एक अणुक कहलाएगा, तीन भाग लेगा त्रिअणुक कहलाएगा। तो क्या सर अगर चार भाग लेगा तो चार अणुक कह सकते हैं? नहीं बच्चों, अणुकता का अधिकतम मान 3 ही होता है, इसीलिए अगर दो अभिकारक भाग ले द्विअणुक हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर बी होगा, 3 लेता त्रिअणुक कह देते। ओके चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट नंबर सवाल का जवाब बताओ, शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक की क्या इकाई होती है? शून्य कोटि अगर आपसे पूछा गया हो, अगर जीरो ऑर्डर रिएक्शन अगर आपसे पूछे तो हमने जस्ट बताया था मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स होता है। मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स अगर आपके सामने ये वाला आ जाए तो आप बताओगे सर ये शून्य कोटि के लिए होता है। द्वितीय के लिए क्या बताया था? मोल इनवर्स लीटर सेकेंड इनवर्स होता है। ओके चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट नंबर सवाल का जवाब जल्दी से एक बार बता दो आप लोग, किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाले अणुओं, परमाणुओं अथवा मूलकों की संख्या क्या कहलाती है? यही तो अणुकता है। और अणुकता का दूसरा नाम जानते हो? अणुकता का दूसरा नाम अणुसंख्यता भी है और इसका अधिकतम मान 3 होता है। चलो अगला बता के चलो, किसी पदार्थ की प्रतिक्रिया करने का दर किस पर निर्भर करता है? किसी भी पदार्थ की क्रिया करने का दर सक्रिय भार पर निर्भर है। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। चलो नेक्स्ट नंबर सवाल का जवाब एक बार बताओ, किसी शून्य कोटि की अभिक्रिया की दर क्या होती है? आप बताओगे निश्चित होती है। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा। किसी भी शून्य कोटि की अभिक्रिया की दर निश्चित होती है बच्चों, ये आपको ध्यान में रखना है। चलो अगला नंबर सवाल का जवाब, बच्चा पार्टी अभी नहीं, अभी और
प्रश्न लगाना है, आंसर आपको देखो किसी रासायनिक अभिक्रिया में वेग निर्धारक पद जो होता है वो मंद पद होता है, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, स्लो स्टेप होता है। चलो नेक्स्ट बताओ आप लोग, किसी रासायनिक अभिक्रिया में किसी भी क्षण ज्ञात किया गया वेग क्या कहलाता है? किसी रासायनिक अभिक्रिया में किसी भी क्षण ज्ञात किया गया वेग बच्चों तात्क्षणिक वेग कहलाता है। क्या कहलाता है? तात्क्षणिक वेग कहलाता है। एक भी प्रश्न नहीं छूटने देंगे, बस आप याद करो, अच्छे से पढ़ो, उसके बाद तो भाई तहलका मचेगा। हैबर की विधि से अमोनिया के निर्माण में, पहले एक चीज याद रखो, एग्जाम में पूछेगा अमोनिया का निर्माण किस विधि से होता है, आप बताओगे हैबर की विधि से। ये कौन सा उत्प्रेरक ये प्रयोग होता है ये बताओ, ये कौन सा होगा, जल्दी से बताओ। 74 का करेक्ट आंसर क्या होगा? आप बताओगे लोहे का महीन पाउडर उत्प्रेरक के रूप में प्रयोग होता है। चलो ये बता दो किस कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग तथा वेग स्थिरांक की इकाई समान होती है? ये शून्य कोटि की अभिक्रिया है और इसी के लिए हमने बताया मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स इसकी इकाई है। कि अभिकारक अणुओं को उत्पाद में परिवर्तित होने के लिए आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा कौन सी होती है? अभिकारक अणुओं को उत्पाद में परिवर्तित होने के लिए बच्चों आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा पूछा गया, जल्दी से बताओ। 76 नंबर सवाल का जवाब सक्रियण ऊर्जा होता है, एक्टिवेशन एनर्जी होता है। चलो नेक्स्ट बता के चलो, किसी भी अभिक्रिया में उत्प्रेरक का कार्य क्या होता है? किसी भी अभिक्रिया में बच्चों उत्प्रेरक क्या करता है? अभिक्रिया के वेग को बढ़ाता भी है और घटाता भी है। अभिक्रिया के वेग को बढ़ाता और घटाता दोनों है, इसलिए आप कह के चलते हो कि ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 76 नंबर सवाल का जवाब आप सी अगर बता के चलते हो तो करेक्ट हो जाएगा। चलो 78 नंबर सवाल का जवाब एक बार बता दो, किसी अभिक्रिया का वेग अगर इतना दिया गया है तो अभिक्रिया की कोटि क्या होगी? हमने ये बता के आपको चला है कि वेग समीकरण में प्रयुक्त, मानो ये कोई समीकरण है, इसमें प्रयुक्त सांद्रण पद का जो ये घात दिया गया ना बच्चों, इसी का योगफल हो जाता है। इसका घात 2 दिया गया, इसमें कुछ नहीं है तो 1 होगा, 3 हो जाएगा, सिंपल सा हो जाएगा ना, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। चलो नेक्स्ट बताओ आप लोग, प्रश्न आपके सामने है कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए हाफ लाइफ कितना होता है? आप बता के चलोगे, हाफ लाइफ पूछा ना, 0.693 बाई के होता है, ये वाला बात उचित है सर, 0.693 बाई के होता है। 79 का क्या होगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। चलो अगला नंबर सवाल देखो, 80 नंबर सवाल है, निम्न में से किस समीकरण द्वारा त्वरित वेग को बताया जाता है? अगर त्वरित वेग को आपसे बताने के लिए पूछे, बताओ क्या हो जाएगा? माइनस डी अपॉन डी टी, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। चलो नेक्स्ट नंबर सवाल का जवाब बताओ, रासायनिक अधिशोषण कैसी अभिक्रिया होती है? यहाँ पे एक पूछा जा सकता है भौतिक अधिशोषण, तो भौतिक अधिशोषण उत्क्रमणीय होती है जबकि रासायनिक अधिशोषण अनुत्क्रमणीय होती है, ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। रासायनिक अधिशोषण में बच्चों मुक्त ऊष्मा जो होती है वो 40 से लेके 400 किलो जूल पर मोल होती है, ये बात आप याद रखोगे, जबकि भौतिक अधिशोषण वाला में पूछे तो वो 20 से 40 तक होती है। चलो नेक्स्ट बताओ आप लोग, 82 नंबर सवाल है, निम्न में से किसमें टिंडल प्रभाव नहीं पाया जाता? जल्दी से बताओ किसमें टिंडल प्रभाव बच्चों नहीं पाया जाता है? 82 नंबर सवाल का जवाब एक बार देख लिया जाए, चीनी के घोल में नहीं पाया जाता है। चलो अगला नंबर सवाल का जवाब बताओ, P2O5 एक प्रकार का अच्छा क्या हो जाएगा? P2O5 एक अच्छा अवशोषक हो जाएगा, अब्सॉर्बेंट होता है। चलो नेक्स्ट बताओ आप लोग, निम्नलिखित में कौन लायोफिलिक कोलाइड हो जाएगा? गोंद हो जाएगा। गम जिंदगी वाला गम नहीं है बच्चों, वो लाइफ में टेंशन वाला गम नहीं है, ये गोंद वाला गम है। चलो नेक्स्ट बताओ आप लोग, 85 नंबर सवाल है, भौतिक अधिशोषण में लगभग कितनी ऊष्मा उत्सर्जित होती है? वो भी किलो जूल पर मोल में, तो हमने बताया था 20 से 40 किलो जूल पर मोल होता है, ये बात आपको बहुत अच्छे से पता होगा, 20 से 40 हो जाएगा। चलो नेक्स्ट नंबर सवाल का जवाब बताओ, रासायनिक अधिशोषण में कितनी परतें होती है? हाउ मेनी लेयर्स आर देयर इन केमिकल एडजॉर्प्शन पूछा गया है। रासायनिक अधिशोषण एक आणविक स्तर बनाते हैं जबकि भौतिक अधिशोषण बहुआणविक स्तर बनाते हैं, आपने दोनों के डिफरेंस में पढ़ा होगा। ओके चलो 87 नंबर सवाल का जवाब एक बार बताओ, दूध निम्नलिखित में किसका उदाहरण होगा? पायस का, जिसे कभी कभी इंग्लिश में भी ऐसे करके क्या लिख देता है? इमल्सन लिख के ऑप्शन में बच्चा को घबरा देता है, लेकिन इमल्सन भी याद रखना, इसका अंग्रेजी इमल्सन होता है। चलो 88 नंबर सवाल है, टिंडल प्रभाव किसमें पाया जाता है? टिंडल प्रभाव भैया जल्दी से बताओ, टिंडल प्रभाव पाया जाता है सॉल में, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। चलो नेक्स्ट बताओ
आप लोग, निम्नलिखित में कौन लायोफिलिक कोलाइड नहीं है? यहाँ पे बच्चों नहीं है पूछा गया है, आप क्या बता के चल रहे हो कि कुहासा लायोफिलिक कोलाइड नहीं है। ओके, चलो नेक्स्ट नंबर सवाल जवाब बता के चलो। तेल को वसा में बदलने हेतु प्रयुक्त उत्प्रेरक कौन सा होता है? तेल को वसा में बदलने हेतु प्रयुक्त उत्प्रेरक निकेल है, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। चलो अगला नंबर सवाल का जवाब बताओ। अपमार्जक को क्या कहा जाता है? अपमार्जक को कहा जाता है पृष्ठ सक्रियण। अपमार्जक को कहा जाता है पृष्ठ सक्रियण, ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। चलो हाँ, अगला नंबर सवाल का जवाब बताओ। यूरिएज किसका उदाहरण है? यूरिएज बच्चों किसका उदाहरण है? एक एंजाइम का उदाहरण है। 92 नंबर सवाल का जवाब ऑप्शन नंबर सी सभी बच्चे लगा के चल रहे हो। चलो नेक्स्ट नंबर सवाल बच्चों 100 के आसपास पहुंच चुके हैं, बस और आंसर लगाते हुए चलो। रक्त पर कैसा आवेश होता है? र से रक्त और र से ऋणात्मक हो जाएगा। और अभी तक जितने बच्चे छूट गए हो क्लास को लाइक के लिए जल्दी से कर देना। चलो अगला नंबर सवाल का जवाब बताओ जल्दी से। 94 नंबर सवाल है। उत्प्रेरक की व्याख्या करने वाला सबसे पहला वैज्ञानिक कौन था? हमने ऊपर बता चुका है, वर्जीलियस साहब है। उत्प्रेरक की व्याख्या करने वाला सबसे पहला वैज्ञानिक का नाम वर्जीलियस लगा के चलोगे आप लोग। चलो 95 नंबर सवाल का जवाब एक बार बता दो। स्टार्च के जल अपघटन में निम्नलिखित में किस एंजाइम का उपयोग होता है? स्टार्च के जल अपघटन में बच्चों किस एंजाइम का उपयोग होता है? वो हो जाता है डायस्टेज का। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। 96 देखो, टाइलिन नामक एंजाइम का स्रोत क्या होगा? जीव की लार। टाइलिन नामक एंजाइम का जो स्रोत होगा, मुख्य स्रोत है, वो जीव की लार है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। चलो 97 नंबर सवाल का जवाब बताओ। उत्प्रेरक कितने प्रकार के होते हैं? एक हमारा होता है धनात्मक उत्प्रेरक, दूसरा होता है ऋणात्मक उत्प्रेरक, या फिर एक होता है समांग और दूसरा होता है विसमांग, ये भी होता है। यानी कि आप क्या बताओगे? दो प्रकार के होते हैं, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। 98 नंबर सवाल है। जो पदार्थ जल का पृष्ठ तनाव कम कर देते हैं वो क्या कहलाते हैं? जो पदार्थ जल का पृष्ठ तनाव कम करेंगे वो पृष्ठ सक्रिय कारक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं बच्चों? पृष्ठ सक्रिय कारक कहलाते हैं। आगे बढ़ते हैं। 99 नंबर सवाल है। विद्युत क्षेत्र के प्रभाव से कोलाइडी कणों का गमन क्या कहलाता है? विद्युत क्षेत्र के प्रभाव से कोलाइडी कणों का गमन बच्चों क्या कहलाएगा? वैद्युत कण संचलन कहलाएगा। क्या कहलाएगा बच्चों? वैद्युत कण संचलन, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। और आज के क्लास का लास्ट सवाल आपके सामने है। अधिशोषण की प्रक्रिया कैसी होती है? ये बात आप भी बता के चल रहे हो। अधिशोषण सर सतही घटना है, पृष्ठीय घटना है, ऑप्शन नंबर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्या होगा बच्चों? ये हमारा सरफेस फेनोमेनन होता है, ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। ओके बच्चों, चलो एक बार बता दो क्लास कैसा लगा। और हाँ, आज हम चाहते हैं कि सभी बच्चे कमेंट करके जाना कि क्लास कैसा लगा। इसलिए बच्चों एक बार कमेंट बॉक्स खोलो और बताओ क्लास कैसा लगा। सभी बच्चे कमेंट करिएगा, आपके कमेंट का इंतजार करेंगे, सभी बच्चे करिएगा। ओके बच्चों, मिलते हैं फिर अगले क्लास में। सभी बच्चे ध्यान रखिएगा। शाम के 7 बजे और शाम के 8 बजे 2 क्लास हमने बता दिया है, और ये 2 क्लास कभी रुकेगा नहीं। और आप लोग का जब तक रिजल्ट नहीं होता तब तक हमारा क्लास भी बंद नहीं होने वाला है। ओके बच्चों, और हाँ भैया, नोट्स तो पढ़ लेना, जितने बच्चे छूट गए हो हमने बता दिया है। कॉल या मैसेज करना है किस पर? 7070 यहाँ पे लिख लो, 7070 82 1685 नंबर पे। और इसका चार्ज हमने मात्र 199 बता दिया है बच्चों। ये पहले 299 था, आपके डिमांड पे हमने ऐसा कर दिया। ओके बच्चों, मिलते हैं फिर अगले क्लास में। सभी बच्चे ध्यान रखिएगा।